साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम तुगलक वंश के बारे में बात करेंगे। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश का उदय हुआ था और गयासुद्दीन जो तुगलक था उसने इसकी तुगलक वंश की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद क्योंकि जो खिलजी वंश था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा भारी विस्तार किया था, तो बड़े हिस्से में इनका शासन व्यवस्था थी। तो उसी तरीके से जिस तरीके से खिलजी का शासन था उसी तरीके से शासन व्यवस्था को इसने चलाने का काम किया। और इसने खास तौर से जो सेना वाला था, सैन्य व्यवस्था थी, वो अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य व्यवस्था थी उसी व्यवस्था को इसने सैन्य व्यवस्था को लागू किया, जिससे इसने सेना को मजबूत किया। और सेना को मजबूत करने के बाद से फिर एक ताकतवर साम्राज्य बनाने की कोशिश की। उसके बाद साथियों इसने दो सुधार किए। जैसे पहले जो इसमें हमने अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जमीन सारी छुड़ा ली थी, जमीन ले ली थी, जो वेतन वाला था और जो जमींदारों के पास जमीन थी, दान में जो जमीन दी हुई थी सारी जमीन इसने वापस ले ली थी। तो इसने क्या किया कि जितनी जमीन वापस ले ली थी वापस सबको इसने जमीन दे दी और इसने मलिक कुल गाजी की उपाधि धारण की थी। इसके समय में साथी 29 बार मंगोलों के आक्रमण हुए। ये मंगोलों के आक्रमण निरंतर चल रहे थे जब इस्लामिक शासन हमारे देश में थे। तो 29 बार मंगोलों के जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों को इसने विफल किया और इसने उदार नीति अपनाई। और इसने जो लगान था, लगान का 1/10 और 1/11 हिस्सा लेना शुरू किया। लगान में टैक्स भी कम किया। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और सिंचाई कर भी लगाया था। फसल पैदा होगी उसका 10वां हिस्सा सिंचाई कर के रूप में लगेगा। तो ये साथियों जो सिंचाई वाला पार्ट है, हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो खास तौर से जो जितने भी इस्लामिक शासक थे इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, पुलों का निर्माण और साथ में ये तालाबों का निर्माण, बांधों का निर्माण, ये इस तरीके के खेती की सिंचाई के संसाधन के लिए बहुत सारे ताकतवर तरीके से हर शासक ने इस दिशा में काम किया, बड़ी ताकतवर तरीके से। इस बात को हमको ध्यान रखना साथ। ये खेती का जो विकास का प्रक्रिया वो सिंचाई का संसाधन था, सिंचाई के लिए नहरें थी। तो नहरों का निर्माण का बड़ा काम जो है ये जो इस्लामिक शासक आए थे इनके समय में किया गया साथियों। से ये युद्ध इसने काफी किए, अपने साम्राज्य को भी विस्तार किया जहां कमजोर हो गया था। और अंत में क्या हुआ कि 1324-25 में ये बंगाल बिहार से जीत करके वापस आ रहा था अफगानपुर। उसमें एक महल बना हुआ था लकड़ियों का, वो लकड़ियों से बनाया गया था। जैसे ही वो महल में घुसा और वो महल गिर गया लकड़ी का, जिसमें इसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें वो महल गिराया गया कि महल गिर गया, ये अलग टाइप का सवाल है। इसका क्लियर आंसर कहीं से मिलता नहीं है, मगर उसी में जो महल गिरा उसी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद साथियों इसकी मृत्यु के बाद से फिर इसका जो पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक वो राजा बना। गयासुद्दीन का 1320 से 1325 तक राजा रहा, केवल 5 साल राजा रह पाया। उसके बाद से मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना। 1325 से 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक राजा रहा यहाँ का। और इसको एक ये भी कहते हैं कि ये बुद्धिमान राजा भी था और मूर्ख राजा भी था। इसने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जिसमें ये असफल हुआ। राजधानी को शिफ्ट करने का एक बार घोषणा किया कि देवगिरी राजधानी शिफ्ट करेंगे दिल्ली की जगह, वो इसका विफल अभियान था। ऐसे करके 4-5 चीजें थी जो इसने तय किया और उसमें सफल नहीं हुआ। और इसने जो कर था, कर को वापस 1/2 कर दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था कर को इसने बढ़ाया 1/2 कर दिया। और इसके समय में बहुत सारे प्लेग बीमारियां उस समय फैली। मिला जुला के इसकी जो शासन व्यवस्था जितने समय तक रही उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। मगर ये था कि ये एक अच्छा जो साम्राज्य कायम करना था उस तरीके से ये साम्राज्य को विकसित नहीं कर पाया। तो हमें याद रखना है इसी समय दक्षिण भारत में विजय साम्राज्य बहमनी वंश इसका उदय होना शुरू हुआ। दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत पहले इन्होंने जीत लिया था, इसकी ये इस्लामिक दिल्ली का सल्तनत जैसे ही कमजोर पड़ा वैसे ही बहुत सारे राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र करके और अपनी राज्य व्यवस्था चलाना शुरू की। ये प्रक्रिया निरंतर चल रही थी और 1351 में साथी इसकी मृत्यु हो गई।
इनकी इसकी मृत्यु होने के बाद बहुत सारे लेखकों ने लिखा कि अच्छा हुआ कि दिल्ली को इनसे मुक्ति मिल गई और जनता को भी इनसे मुक्ति मिल गई। मतलब मिला जुला के था कि इसके बारे में था कि ठीक रहा, जो खत्म हो गया। तो 1351 में इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के बाद जो है दूसरा जो फिरोज शाह तुगलक बना, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है भाई जिसका नाम था रजब, उसका लड़का था, मतलब इसका भतीजा था, जिसको दोबारा राजा बनाया। ये 1351 से लेकर के 1388 तक इसकी शासन व्यवस्था रही। और इसमें ये जो है ना एक बिल्कुल इस्लाम से जुड़ा हुआ बंदा था और इसने इस्लामिक राज व्यवस्था कायम की। और इसके राज व्यवस्था में जो उलेमा थे, उलेमाओं का बहुत बड़ा रोल था। पूरा उनसे सहयोग लेकर के, सलाह लेकर के, उनकी पूरी जिस तरीके से ब्राह्मणवादी दर्शन में ब्राह्मणों का रोल था, उसी तरीके से इसके इस्लाम की जो शासन व्यवस्था थी उसमें उलेमाओं का रोल था। तो इसने इस्लामिक तरीके से, इस्लाम के सिस्टम से इस राज व्यवस्था को चलाने की कोशिश की। और इसने क्या किया कि बहुत सारे जो फालतू कर थे, इसने वो 24 कर थे, 24 करों को खत्म कर दिया और जो है केवल 4 कर लगाए। इसने आर्थिक सुधार किए, 24 करों को खत्म करके 4 कर लगाए। 4 करों खुम्स का मतलब होता था युद्ध के भाग, युद्ध से जो जहाँ युद्ध करते थे, चढ़ाई करते थे राजा से, और वहाँ से फिर जो धन लूटते थे उसका 1/5 हिस्सा जो है वो राजा के पास जमा होगा, बाकी जो सेना है या जो उसके शासक है उनमें बटेगा। तो 1/5वां हिस्सा ये राजा के पास जमा होगा। एक टैक्स ये था। दूसरा था खराज। खराज उसको लगान को बोलते थे, जो 1/3 से लेकर के 1/5 हिस्सा था। तीसरा था जजिया। जजिया जो गैर मुसलमान थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाता था। और चौथा था जकात। जकात ये है जो पूरी आमदनी का जकात जो है मुसलमानों पे लगाया जाता था। गैर मुसलमानों पे जजिया और मुसलमानों पे जकात। जकात जो है उनकी कुल आमदनी का 2.5% लगता था और वो जो है एक टैक्स था, जिस टैक्स से पैसे आने के बाद मुसलमानों का जो है कल्याणकारी योजना इस पैसे से वो चलाते थे। जब इस्लाम शुरू हुआ तब से जकात शुरू हुआ। जकात से बहुत बड़ा इस्लामिक जो शासक थे वो जनता को अपने पक्ष में लेने में सफल होते थे, क्योंकि वो कहते थे हम अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं और गरीबों को उसकी सुविधा दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो जकात का जो व्यवस्था था, इसमें गरीबों का दिल जीतने में वो सफल हुए थे। तो ये टैक्स इन्होंने जकात यहाँ दोबारा उस तरीके से लगाया। तो 4 तरीके के टैक्स थे, बाकी इसने टैक्स खत्म कर दिए थे। दूसरा साथी इसने सुधार व्यवस्था की थी कि जितने भी ऋण थे इस समय तक किसानों के ऊपर, सारे ऋण माफ कर दिए थे, सारे कर्जे माफ कर दिए थे। तो एक बहुत बड़ा कदम था जिससे किसान को, आम जनता को बड़ी राहत हुई। इसलिए इसकी शासन व्यवस्था काफी समय तक चली। ये जो मुख्य सुधार थे जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। इसके शासन व्यवस्था में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 तक थी। तो दासों के सुविधाओं के लिए इसने दीवाने, ये बंदगान विभाग का निर्माण किया और जो दास थे उनको भूखंड या वेतन देने की कोशिश की। दास व्यवस्था हम बार बार ये बता रहे हैं कि इस तरीके से जो दासों का चलन था वो पूरी राजाशाही व्यवस्था में आखिरी तक रहा। तो ये दासों की जो लिए भी इसने निर्माण कार्य करवाए थे। इसकी अच्छाई ये है कि दासों की रहने के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए इसने ये विभाग बना के उनको सहूलियतें, सुविधाएं देने की कोशिश की थी। दीवान ए खैरात, ये जो विभाग था इसमें जो आर्थिक सहायता देते थे विधवा महिलाओं को। उसके अलावा इसने मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था चालू करवाई थी, फ्री में चिकित्सा व्यवस्था। तो ये इलाज की व्यवस्था जो मुफ्त में थी, इसमें कोई पैसे या कोई चीज़ नहीं लगता था, जिससे जनता के अंदर बहुत ज़्यादा इसके प्रति, राजा के प्रति एक अच्छा भाव पैदा हुआ। तो मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था की शुरुआत इस राजा ने की थी। उसके बाद साथियों इसने लोक निर्माण विभाग का गठन किया और बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण कराया। इसमें बताते 300 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और बहुत सारे निर्माण कार्य कराए। फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण के बहुत सारे काम करवाए। ये बहुत ही पॉजिटिव पक्ष था इस राजा का, जिसने जो बुनियादी स्ट्रक्चर था उसको डेवलप करने के लिए लोक निर्माण विभाग का निर्माण करके ये सारी व्यवस्था जनता को देने के लिए कोशिश की, बहुत सारे निर्माण करवाए।
सिंचाई पर टैक्स था, इसने तालाब कुएं बहुत सारी चीजें बनवाई थी। और सिंचाई पे जो 1/10 जो कर था वो इसने भी 1/10 कर उसको लगा के रखा था। इसने बहुत सारे बाग बनवाए, 1200 फलों का बाग बनवाया, उसका एक अनुसंधान केंद्र बनवाया ताकि और इसका फलों का और उपज का नया नया अनुसंधान किया जा सके, नए नए पौधे पैदा किए जा सकें। तो इस क्षेत्र में इस राजा ने काफी बड़ा काम किया। इसने एक और अनुवाद विभाग जो है बनाया, जिसमें बहुत सारे ग्रंथों का, बहुत सारे पुराने इतिहासों का, बहुत सारी जानकारियों का अनुवाद करवाना शुरू किया ताकि देश की जनता को पुरानी जो चीजें हैं उसकी जानकारी मिल सके। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पक्ष था। इसने बहुत सारे चीजों का अनुवाद विभाग बना करके बहुत सारी चीजों का अनुवाद करवाया। और इसका नकारात्मक पक्ष था कि ये जो है जिस तरीके से उलेमाओं का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था। उलेमाओं के हस्तक्षेप के कारण बहुत सारे जो हिंदू रीति रिवाज थे, जैसे मंदिर थे, इसमें ये लिखा है कि मंदिर जो है जो टूटे हुए थे उसका पुनः निर्माण नहीं करने दिया, मतलब उसका आदेश जारी किया कि इसका निर्माण नहीं करना है। तो इस तरीके से कुछ इसके नकारात्मक पक्ष थी जो उलेमा जो थे वो उंगली करके इस राजा से वो करवाते थे। तो इस तरीके से इसकी राज व्यवस्था थी। 1374 में इसका अंत बहुत बड़ा दुखद हुआ। 1374 में इसका पुत्र था फतेह खां, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से इसका दूसरा पुत्र था वो 1387 में, जिसका नाम था खनजहां, उसकी भी मौत हो गई। तो ये अंत में जो है 80 साल की उम्र में इसकी दिल्ली में डेथ हुई। और ये अंतिम जो समय था इसका, वो समय ठीक नहीं गुजरा, मगर इसने बुढ़ापे तक अपना राज व्यवस्था चलाया। और इसका राज व्यवस्था चलने का कारण यही था कि इसने जनता को और आम जनता की सहूलियतों के लिए बहुत सारे काम कराए थे, जिसकी वजह से आम जनता इसका सम्मान करती थी। और आम जनता इसके खिलाफ एकदम से बड़े विद्रोह नहीं हुए। और 1395 में इसकी मृत्यु के बाद फिर दूसरा शासक बना नसरत शाह तुगलक राजा बना। वो ये राजा ज़्यादा नहीं चल पाया, 3-4 साल में भी इस राजा की हत्या कर दी गई। 1398 से 1413 तक महमूद तुगलक राजा बना। 1413 में इसकी मृत्यु हुई। और इसकी मृत्यु होने के बाद ये तुगलक वंश का जो है ये आखिरी राजा था। इसके बाद से तुगलक वंश का शासन व्यवस्था खत्म हो गई। और 1413 में खिज्र खां जो थे, उन्होंने जो है एक नए राजवंश सैयद राजवंश की स्थापना की। और यहाँ से फिर सैयद राजवंश का शासन व्यवस्था चालू हुआ। ये साथियों तुगलक वंश के बारे में हमने बताया। मोटी बात साथियों समझना है कि ना साथियों के राजाशाही व्यवस्था के साथ में इस समय में एक विकास की प्रक्रिया चल रही थी, खासतौर से खेती का विकास, सिंचाई का विकास। तो ये जो व्यवस्था थी ये बड़ी संख्या में इन सारे राजाओं के समय में चली। ये एक पॉजिटिव पक्ष था। किलों का निर्माण, क्योंकि इस समय तक बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ गई थी, तो ये सारे निर्माण कार्य जो है चल रहे थे। मगर इस समय तक राजाओं की राज व्यवस्था वैसी थी, कोई किसी को कभी भी मार सकता था और मारने के बाद कभी भी राजा पलट सकता था। जो ताकतवर है वो राज करेगा, बस यही राज व्यवस्था थी। इस बात को हमको ध्यान रखना है। इसमें कोई क्षेत्र नहीं था या कोई क्षेत्र किस क्षेत्र पे कोई कब तक राजा बना रहेगा, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं था। कभी भी उस राजा के ऊपर हमला हो सकता है, कोई दूसरा ताकतवर राजा हमला कर सकता है और हमला कर करके उसके राज्य पे कब्जा कर सकता है। और जैसे दूसरा राजा आया, उसने एक राजा को हराया तो उसकी राज व्यवस्था खत्म हो गई, नई राज व्यवस्था चालू हो गई। तो ये राजाओं का इतिहास है, चरित्र है, जिसको साथी हमको समझना है। तो ये तुगलक वंश के बारे में मैंने आपको बताया, बस यही बात खत्म करता हूँ। आपसे अपील करता हूँ कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको कर लें। और साथ में जो हमने ये दर्शन की सीरीज बनाई है, इस सीरीज के सारे वीडियो सुने, हमने इतिहास की विकास की प्रक्रिया को समझा रहे हैं, जिससे हमारे साथी इस इतिहास की विकास की प्रक्रिया को समझ सकें। तो सारे वीडियो शुरू से आखिरी तक उसको सुने, समय निकाल करके बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेगी। और साथ में इन वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें। तो इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले